ये हगिंग फेस पर होने वाले साइबर हमले को कितना खतरनाक समझा जा रहा है, और क्या चैट जीपीटी वाकई इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल के खुदकार हैकर भी बन सकता है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि चैट जीपीटी और उसके जो अंडरलाइंग मॉडल्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चैट जीपीटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो एक बहुत कंट्रोल्ड मॉडल है जो मुख्तलिफ टेस्टिंग मराहिल से गुजरने के बाद हमारे तक आ रहा है। चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी ओपन एआई है, वो एक नए मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर उसको रन करते हैं। और वो मॉडल उनके मुताबिक बहुत ज्यादा कैपेबल है एज कम्पेयर टू जो अभी पब्लिकली लॉन्च्ड मॉडल्स हैं। और उस मॉडल के ऊपर उन्होंने गार्ड रेल्स यानी कि साइबर सिक्योरिटी से स्पेसिफिक जो कंट्रोल्स हैं उनको रिमूव किया हुआ था और उसको स्पेसिफिकली टास्क किया था कि वो अपने कंपेटिटर्स के बारे में चेक करे कि वो खुद कितना कैपेबल है। और रिपोर्ट ये किया जाता है कि उसको उन्होंने अपनी चेकिंग खुद करने के लिए उसको ऑटोनोमसली छोड़ दिया और उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया कि उसके कंपेटिटर्स की रेटिंग कौन सी कंपनी कर रही है। और इसमें सर फहरिस्त हगिंग फेस थी। तो उसने कहा कि अगर मैं हगिंग फेस के जो कंपैरिजन फॉर्मूलाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लूं तो मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं। तो उसको फॉर्मूलाज को एक्सट्रैक्ट करने और निकालने के लिए उसने डिसाइड किया कि मुझे हगिंग फेस को हैक करना चाहिए। और उस हैकिंग के प्रोसेस के अंदर उसने सबसे पहले तो अपना सैंडबॉक्स एवेड किया, यानी कि सैंडबॉक्स जो टेस्टिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसके अंदर लिमिटेड टू नो इंटरनेट, कोई इंटरनेट नहीं होता, उसने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर उसको एवेड किया, उसको बाईपास किया। यानी कि उसने ओपन एआई कंपनी के अंदर नेटवर्क लेवल पे रहते हुए कोई ना कोई वनरेबिलिटी या सिक्योरिटी फ्लॉ आइडेंटिफाई किया, उसको अब्यूज करते हुए उसने इंटरनेट की एक्सेस ली। उसने हगिंग फेस कंपनी के इंटरनेट पे मौजूद तमाम एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई किया वो ऐसी वनरेबिलिटीज और ऐसी चीजें जो आज से पहले किसी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या कंपनी ने आइडेंटिफाई नहीं की थी, और उनको आइडेंटिफाई करके उसने उसको ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट किया और कंपनी के नेटवर्क के अंदर चला गया और जाके उसने वो फॉर्मूला तक एक्सेस ले लिया। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक्टिविटी है जो आज से पहले कभी किसी ऑटोमेटेड एआई एजेंट ने नहीं की। बिल्कुल हमजा, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से पहले कभी हुआ ही नहीं है, ना इसकी कोई मिसाल मिलती है। एआई ने 17,000 कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ हम देखते हैं कि 48 घंटों में मुकम्मल कर लें। कंपनी के राज जो हैं वो भी चुराए गए। तो इस वाक़े के बाद आप मुस्तकबिल में किस तरह के साइबर अटैक्स की तवक्को रख रहे हैं? आगे तो बहुत खतरनाक और खौफनाक किस्म के साइबर अटैक्स होने जा रहे हैं जो ऑटोनोमस नेचर के होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें, अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो हम देख रहे हैं, उसमें खुदकार किस्म के साइबर अटैक्स होने जा रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर, जहां पे कंपनीज इस तरह के कैपेबल एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होंगे। अब 17,000 खुदकार एक्टिविटीज जो एआई एजेंट ने परफॉर्म की हैं वो इतना कैपेबल था कि वो इन सारी चीजों को ना सिर्फ कलेक्टिवली कर सके बल्कि इनको अंडरस्टैंड कर सके और इनके कोरिलेशन क्रिएट करके एक मीनिंगफुल एक्शन क्रिएट कर सके। ये कैपेबिलिटी शायद किसी इंसान में भी मौजूद ना हो जो इतना एक्टिवली एंड प्रोएक्टिवली ये काम कर सकता है। अच्छा हमजा, ओपन एआई का जो दावा है कि ये मॉडल सैंडबॉक्स की सिक्योरिटी हद तोड़कर खुद इंटरनेट पर गया, अस्करी और सिक्योरिटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तकनीकी नाकामी के नतायज किस कदर खतरनाक हो सकते हैं इन फ्यूचर? मिलिट्री और नेशनल, देखिए साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज नेशनल सिक्योरिटी। किसी भी कंट्री की जितना भी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट करता है। हमारी हर चीज इंटरनेट और कंप्यूटर और आईटी बेस्ड हो चुकी हुई है। अगर हम मिलिट्री एस्पेक्ट से बात करें तो जैसे नॉर्मल ग्राउंड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वैसे अब साइबर फोर्सेस भी क्रॉस द ग्लोब एग्जिस्ट करती हैं और मिलिट्री डेफिनेटली इन चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। खासतौर पे ऐसे एपिसोड्स जो चैट जीपीटी या ओपन एआई के केस में हुआ, इन सारों के बाद मिलिट्री पर्सपेक्टिव से वो डिफेंस सिस्टम्स को फर्दर एनहांस करने और एक्सप्लॉयटेशन या ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रिसर्च चल रही है। और
अभी एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो है, जो अगर मैं चाइनीज मॉडल्स की बात करूं, जी। जैसे कीमी K3, डीप सीक, या हुँ। कमर्शियल अमेरिकन मॉडल्स, वेस्टर्न मॉडल्स, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये इतने कैपेबल हैं कि ये आज भी मिलिट्री की ऑफेंसिव ऑपरेशंस के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सके। ओह! हमज़ा, हम तो देखते हैं कि चैट जीपीटी से लोग वो बातें कर रहे होते हैं जो उन्होंने किसी के साथ नहीं की होती हैं। अपने इमोशंस जो हैं वो भी शेयर किए जा रहे होते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी कंपनियाँ एआई को सैंड बॉक्स में ही महफूज नहीं रख पा रही हैं, तो फिर आम सार्फिन और इदारों का जो डेटा डिजिटल दुनिया में है वो कैसे महफूज रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बैक टू बेसिक्स। जिस तरह हुँ। से हम लोग बेसिक लेवल पे जाते हुए सिक्योरिटी की बेसलाइंस को अगर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह हम लोग ओवरऑल साइबर अटैक्स, आइदर वो ह्यूमन ऑपरेटेड हो या वो एआई ऑपरेटेड हो, हम उनसे सही। बच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक साइबर हाइजीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर हुँ। इंडिविजुअल एक साइबर डिफेंस का एक मेन पिलर है, जो किसी कंट्री में रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। उन उन ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज और कंट्रीज की साइबर सिक्योरिटी डिपेंडेंट उन इंडिविजुअल्स पे है जो वहां पे मौजूद हैं, और उसकी जो सबसे बेसिक चीज है वो साइबर हाइजीन है। और हुँ। साइबर हाइजीन हमारी स्टार्ट होती है बेसिक पासवर्ड से, कि पासवर्ड हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, पासवर्ड हमारे रीयूज नहीं होने चाहिए, हुँ। पासवर्ड्स हम लोग कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहें हर कुछ अरसे के बाद, एक पासवर्ड एक से ज्यादा सर्विसेज पे ना लग रहा हो। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कुछ होती हैं, जो आईटी और आईटी से रिलेटेड ऑपरेशंस जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हुँ। उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको फॉलो करें, ताकि हुँ। सिस्टम बाय द हुँ। बेसिक्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हो, ताकि हुँ। एआई से अटैक आए या किसी ह्यूमन ऑपरेटेड ऑपरेटर से अटैक आए, तो हुँ। सिस्टम उसको रेजिस्ट कर सके। अच्छा हमज़ा, आप बात करें कि पासवर्ड जो है वो बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, इतनी ऐप्स हैं, लातादाद ऐप्स हैं, गवर्नमेंट की भी ऐप्स हैं, और फिर सबके लिए पहला तो मसला ये है कि जनाब आपने पासवर्ड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। वो आपने किस तरह से करना है? आपने अपर केस, लोअर केस और इस तरह की चीज़ें जो है, लेटर्स का, न्यूमेरिक नंबर्स का आपने ख्याल रखना है। फिर इनको याद रखना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए और इनको महफूज रखने के लिए अपने पास क्या कोई आप प्रो टिप देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? पासवर्ड्स के हवाले से पासवर्ड मैनेजर्स मौजूद हैं। पासवर्ड मैनेजर्स आमतौर पे रैंडम पासवर्ड जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो ठीक। आपको पासवर्ड मैनेजर को एक्सेस करने के लिए एक ही पासवर्ड याद रखना है, और उसके हुँ। बाद आप जब जितने भी पासवर्ड्स बनाएं, वो ऑटो जनरेट करें, और वो जनरेटेड पासवर्ड्स आप पासवर्ड मैनेजर में स्टोर कर लें। सही। आप अपने ब्राउज़र में वो पासवर्ड मत स्टोर करें, क्योंकि जनरली पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये हुँ। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ अक्सर औकात मैलवेयर्स, वायरसेस हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आ रहे होते हैं, और उनकी जो पहला हदफ होता है वो ब्राउज़र में स्टोर्ड पासवर्ड्स हैं। और जी। ये जो ब्राउज़र में स्टोर्ड पासवर्ड्स होते हैं, यही आपकी कीज़ होती हैं, जिनसे आप किसी भी चीज़ के अंदर लॉगिन करते हैं, अपनी डिजिटल हुँ। लाइफ़ को अनलॉक करते हैं। वो आपका अपना जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या किसी कंपनी का कोई ऑफिशियल पोर्टल हो, आप हुँ। इन पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके उनमें लॉगिन कर रहे होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो डाउन द लेन आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल, क्रैक सॉफ्टवेयर से अवॉइड करें। बिल्कुल सही है। अच्छा हमज़ा, अगर हम देखें मिडल ईस्ट और यूक्रेन के जो हालिया तनाज़ात चल रहे हैं, एआई के इस्तेमाल को देखते हुए क्या ये ख़दशा सच भी साबित हो सकता है कि एआई एजेंट्स मुस्तकबिल में जंगी ड्रोन्स या दिफाई सिस्टम्स का कंट्रोल खुद संभाल लेंगे और इंसानी अमल दखल जो है वो महदूद होता जाएगा? ये चीज़ फ्यूचर की बात नहीं है, ये तो अब प्रेजेंट। माज़ी की बात हो चुकी है। हमने यूक्रेन और रशिया के अटैक में भी देखा कि एआई एजेंट्स की बेसिस पे ऑटोमैटिकली ड्रोन्स खुद से उड़ रहे हैं, और खुद से अपनी ऑब्स्टिकल्स देखते हुए उनको अवॉइड कर रहे हैं, और टारगेट ओह। सिलेक्शन भी खुद कर रहे हैं। अच्छा। और हद तो ये कि उन्होंने स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जहाँ पे एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से बात करके अपना टारगेट बताता है कि मैं इस टारगेट पे जा रहा हूं, आप बाकी टारगेट्स की तरफ फोकस करें। तो इस तरह से ये आपस में भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की गई है, और उसको रियल वर्ल्ड के अंदर शो भी किया गया है। तो ये चीज़ हमने यूक्रेन रशिया की वॉर में भी देखी, अमेरिका ईरान की वॉर में भी देखी, और इससे होने वाले कई नुकसानात भी हमने देखे, जहाँ पे एआई ने गलत डिसीजन लेके गलत जगह पे
टारगेट लॉक किया और अनफॉर्चुनेटली मिनाब स्कूल का जो एक एपिसोड हुआ है ईरान के अंदर, जी। बहुत दिलखराश वाकया, जिसके अंदर एक बच्चियों का स्कूल को एआई ने एज मिलिट्री बेस्ड टारगेट लॉक करके ऑटोनोमसली वहां पे मिसाइल भेज दिया गया। ऑटोनोमस था या ह्यूमन ऑपरेटेड था, आइदर केस जो टारगेट लॉकिंग थी वो एआई की तरफ से थी और वो एक गलत डिसीजन था एआई की तरफ से। बिल्कुल और उसका बड़ा जो नुकसान है वो भी सामने आया है। हमजा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।